नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण के बारे में बात, यानी साइलेंट पिक्चर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों, सबसे पहले मतभेद किस पर हुआ? सबसे पहले मतभेद हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतरक्षेत्रीय व्यापार के मध्य। दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? केनन ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मूर्खतापूर्ण विचारधारा को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि यह वस्तु विनिमय है, जबकि सभी व्यापार वास्तव में वस्तु विनिमय ही है। तो इसलिए केनन ने क्या माना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नामक कोई चीज नहीं होती है, यह नॉर्मल व्यापार के समान ही होता है। एजवर्थ ने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पद का प्रयोग भ्रामक था से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सरल अंग्रेजी में अर्थ विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार है। यदि अर्थशास्त्र में इसका अर्थ कुछ और है तो आश्चर्यजनक नहीं है। ओ'हलिन ने क्या कहा, घरेलू व विदेशी व्यापार में कोई अंतर नहीं है, अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ओ'हलिन के अनुसार जिन कारणों से देश के विभिन्न व्यक्ति या समूह व्यापारिक कार्यों में संलग्न होते हैं, उन्हीं कारणों से विभिन्न राष्ट्र भी व्यापारिक कार्यों में भाग लेते हैं। व्यक्तियों की भांति राष्ट्र भी पारस्परिक हितों को ध्यान में रखकर श्रम विभाजन के लाभों को शोषित करने का प्रयत्न करता है। श्रम विभाजन के लाभों का उद्देश्य उत्पादन के क्षेत्र में विशिष्टीकरण के प्रयोग के अधिक अवसर के कारण होता है। विशिष्टीकरण प्रत्येक उत्पादन के साधन की परिवर्तनीय योग्यता के कुशलतम प्रयोग का अवसर प्रदान करती है। इन्होंने कहा, एक व्यक्ति अच्छा इंजीनियर, दूसरा अच्छा डॉक्टर, तीसरा सफल अध्यापक, चौथा कुशल प्रशासक हो सकता है, परंतु इंजीनियर अयोग्य डॉक्टर एवं अध्यापक अकुशल प्रशासक हो सकता है। ये सभी किस कारण से बनते हैं? ये सभी अपनी स्वाभाविक रुचियों के अनुसार उत्पादन कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। अतः विशिष्टीकरण के लाभ स्वयं स्पष्ट हैं। यदि सभी व्यक्तियों में समान योग्यता है तो भी विशिष्टीकरण का प्रयोग करके उसका लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि सभी कार्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार न करके केवल एक दो कार्य को ही किया जाए तो विशेष दक्षता हासिल की जा सकती है। पेरेटो के अनुसार सापेक्षित लाभों का विचार केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ही विशेषता नहीं है, बल्कि यह आर्थिक इकाई का निर्माण करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होती है। किंडलबर्गर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भिन्न विषय के रूप में परंपराओं के कारण, वास्तविक विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रश्नों के कारण, प्रस्तुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य समस्याओं के कारण, इसके भिन्न नियमों के द्वारा शासित होने के कारण और इसके अध्ययन के द्वारा संपूर्ण अर्थशास्त्र के अधीन अच्छे ज्ञान और प्रकाश के कारण लिया जाता है। ओ'हलिन और उनके समर्थक क्या मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वीकृति विलक्षणताओं का जांच करने पर तनिक भी संदेह नहीं रह जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू व्यापार के लक्षणों में अंतर केवल डिग्री यानी श्रेणी में है, न कि मूलभूत गुणात्मक प्रकृति में, जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत के औचित्य को स्वीकार किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय व अंतरक्षेत्रीय व्यापार में भिन्नता के कौन से बिंदु हैं? 1 नंबर साधनों की गतिशीलता, 2 नंबर स्वतंत्र मौद्रिक प्रणालियां, 3 नंबर विभिन्न राजनीतिक इकाइयां, 4 नंबर वृद्ध भौगोलिक दूरी, 5 नंबर सांख्यिकी सूचनाएं, 6 नंबर व्यापार शर्त की गणना, 7 नंबर बाजारों की पृथकता, 8 नंबर बीओपी समस्या, 9 नंबर वस्तुओं के स्वभाव में अंतर और 10 नंबर अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में निर्भरता। अब देखते हैं 1 नंबर साधनों की गतिशीलता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक मूल्यों के निर्धारण का सिद्धांत घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भिन्न भिन्न बताया। इनके अनुसार घरेलू क्षेत्र में गतिशीलता पाई जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अर्थात दो देशों के मध्य साधनों की गतिशीलता नहीं पाई जाती है। एडम स्मिथ के अनुसार मनुष्य का परिवहन सर्वाधिक कठिन है। प्रोफेसर हेबलर के अनुसार पूंजी की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता परिवहन लागतों के कारण नहीं, वरन पूर्णतया भिन्न किस्मों की बाधाओं के कारण अवरुद्ध होती है। ये भिन्न किस्में कौन सी हैं? वैधानिक राजनीतिक अनिश्चितता, विदेशी विनियोग की संभावना की अज्ञानता, अपूर्ण बैंकिंग प्रणाली, अस्थिर विदेशी मुद्रा, विदेशी अविश्वास आदि। प्रोफेसर विलियम ओ'हलिन
एक और तो राष्ट्र के भीतर उत्पाद के साधन पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होते हैं तथा दूसरी ओर राष्ट्रों की सीमाओं के पार कई बार विशाल एवं वास्तव में बड़ी मात्रा में साधन गतिशीलता पाई जाती है। साधन गतिशीलता में रुकावट डालने वाले 5 घटक कौन कौन से हैं? व्यवसायिक दक्षताएं एवं संघ, पारिवारिक बंधन, रीति रिवाज, भाषा, प्रतिबंधक आवास। इसमें व्यावसायिक दक्षताएं एवं संघ, पारिवारिक बंधन एवं रीति रिवाज महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। राष्ट्र के भीतर भी वास्तविक पूंजी को एक उत्पादन क्रिया से दूसरी उत्पादन क्रिया में सहज ही स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, कारण अत्यधिक लागत के कारण। यानी जहां पर अधिक लागत आती है वहां पर पूंजी को भी एक उत्पादन क्रिया से दूसरी उत्पादन क्रिया में ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। लेकिन वर्तमान में श्रम की गतिशीलता आसानी से संभव होने लगी है, यानी श्रम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करके किया जा सकता है। सस्ते श्रम वाली जगह फैक्ट्रियां स्थापित की जाने लगी हैं, यानी पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर देते हैं। वर्तमान में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी में श्रमिकों की पूर्ण गतिशीलता देखने को मिलती है। साधनों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता के मध्य अंतर केवल श्रेणी का है, न कि किस्मों का। यदि श्रम और पूंजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रत्यक्ष सिद्धांत अनावश्यक होगा। इस समस्या के समाधान के रूप में केरेंस ने अप्रतियोगी समूह की धारणा को प्रतिपादित किया। तो अप्रतियोगी समूह की धारणा को किसने प्रतिपादित किया? केरेंस ने। साधनों की गतिशीलता से संबंधित समस्याओं की घरेलू प्रकृति एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति में मूलभूत अंतर है, जिसके आधार पर घरेलू और विदेशी व्यापार के मध्य विभाजक रेखा खींची जा सकती है। यानी साधनों की गतिशीलता अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संभव है। एक ही मुद्रामान, स्थिर विनिमय दर व पूर्ण परिवर्तनशीलता होने पर भिन्न राष्ट्रों में भिन्न मुद्राओं के प्रचलन से अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्देशीय व्यापार पर इस घटक का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यदि एक ही मुद्रामान ना हो, स्थिर विनिमय दर ना हो, पूर्ण परिवर्तनशीलता न हो, तब क्या होता है? राष्ट्रों में भिन्न मुद्राओं के प्रचलन से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय या क्षेत्रीय या घरेलू व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर किंडलबर्गर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आंतरिक व्यापार से भिन्न करने में नीतियों का यह अंतर भिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं के अस्तित्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रोफेसर किंडलबर्गर ने क्या कहा कि नीतियों का अंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व आंतरिक व्यापार को भिन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय नीतियों की बात करें तो राष्ट्रीय नीतियों में क्या भिन्नताएं हैं? प्रतिबंध, टैक्स नीतियां यानी कर नीतियां, मजदूरी, कीमत, प्रतियोगिता, विनियोग और व्यापारिक नियम। बाजारों की प्राकृतिक भिन्नताएं भी प्रभावित करती हैं, जैसे भाषा, व्यापारिक रीति रिवाज, परंपरा, नापतोल, क्रय विक्रय शर्तें, लेन देन परिपाटी, मानकीकरण। किंडलबर्गर के अनुसार आयात निर्यात व्यापार को भिन्न शब्दों में वर्णित भिन्न मुद्राओं में क्रय विक्रय होने वाली भिन्न वस्तुओं से अवगत होने हेतु घरेलू व्यापार की संस्कृति से बाहर आना पड़ता है। राजनीतिक इकाई की भिन्नता। फ्रेडरिक लिस्ट के अनुसार घरेलू व्यापार हमारा आपसी व्यापार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे और विदेशियों के मध्य व्यापार है। राजनीतिक इकाइयों में राजनीतिक सीमाओं का अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान का नियंत्रण एवं नियमन करने के लिए किया जाता है, जैसे चुंगी कर, कोटा, विनिमय नियंत्रण, विदेशी व्यापार एकाधिकार एवं नियंत्रण आदि के माध्यम से, जिसे प्रशासनिक संरक्षणवाद के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः घरेलू व्यापार में इस प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव होता है। भुगतान संतुलन में समायोजन की भिन्नता यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम। प्रोफेसर किंडलबर्गर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर का सर्वाधिक उलझा भरा पहलू यह है कि क्षेत्रों को व्यवहार में कभी भी भुगतान की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि विशेषकर हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रों को निरंतर भुगतान संतुलन के साम्य से बाहर दिखाई देने लगे हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में है, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में व्यापार किया, तब क्या होता है? भुगतान समस्या सामने नहीं आती, रुपए से रुपए में पेमेंट हो जाता है। जबकि हम अमेरिका से व्यापार करें तब भुगतान समस्या का सामना करना पड़ता है ना, डॉलर में पेमेंट करना होता है, उसके लिए हमारे पास डॉलर का रिजर्व होना आवश्यक होता है।
स्वतंत्र मौद्रिक प्रणालियां। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख प्रभेदक विशेषता स्वतंत्र राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का पाया जाना है। पृथक स्वतंत्र राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के कारण विभिन्न देशों की मुद्राओं को एक निश्चित अनुपात में विनिमय की आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय विदेशी विनिमय बाजार में होता है और वह अनुपात जिस पर विभिन्न मुद्राओं का विनिमय होता है उसे विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। तो विदेशी विनिमय की क्रियाएं एक साधारण व्यक्ति के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि वे उसे आश्वस्त कर देती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः घरेलू व्यापार से भिन्न है। वृहत्तम भौगोलिक दूरी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। हेनरी सिजविक के अनुसार यह तथ्य कि दूरी की समस्या अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को महंगा बना देती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशिष्ट सिद्धांत की आवश्यकता को बल प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूरी की समस्या ने ही थल, नभ और जल के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वाहनों के विकास को आवश्यक बना दिया। फलतः परिवहन की लागत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण इनपुट है, जबकि घरेलू व्यापार में इसकी कम ही परवाह की जाती है। सांख्यिकी सूचनाएं। कोई भी देश व्यापार करने से पूर्व उससे प्राप्त लाभों के लिए व्यापार में संलग्न होने वाले विभिन्न राष्ट्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। जिस देश के साथ विनिमय अनुकूल होता है उस देश के साथ व्यापार के लिए रुचि बढ़ती है। कभी कभी तो विनिमय अनुकूल बनाने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, किंतु सरकार बिना सांख्यिकी सूचनाओं के हस्तक्षेप नहीं करती। इसलिए सांख्यिकी सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतरक्षेत्रीय व्यापार से ज्यादा आवश्यक हैं। व्यापार शर्त की गणना या लाभ बंटवारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे और उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्तों पर निर्धारित करता है, यानी हमारी और दूसरे देश की व्यापार शर्तें क्या हैं, यानी लाभों का बंटवारा किस प्रकार से है, कौन ज्यादा फायदे में है। ज्यादा फायदे में होगा वो व्यापार करने की कोशिश करेगा और जिन्हें ज्यादा नुकसान होता है वो क्या करेगा, प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा या उस देश के साथ व्यापार न करके किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा जिससे उसे कम घाटा हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं घरेलू व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं के स्वभाव में अंतर, यानी जलवायु, परंपरा, रुचि, कानून संस्थाओं में भी भिन्नता होती है, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व अंतरक्षेत्रीय व्यापार में समानता। अंतर्राष्ट्रीय व अंतरक्षेत्रीय या घरेलू व्यापार में आधार क्या होता है, श्रम, जिनके बीच में क्या पाया जाता है, तुलनात्मक अंतर। अब ये अंतरक्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। एक स्थान पर श्रम लागत अधिक लगती है और उस वस्तु का मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया जाता है। दूसरी जगह श्रम लागत सस्ती होती है और उससे उसका मूल्य 40 रुपये आता है, तो सस्ती श्रम लागत से उपलब्ध सस्ता माल ही क्रय किया जाएगा। 2 नंबर, व्यापारिक पक्षों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय। ये विनिमय करने वाले संबंधित पक्ष कौन से हैं, व्यक्ति और सरकार। मार्शल के अनुसार समस्त व्यापार राष्ट्रों के मध्य हो अथवा व्यक्तियों के मध्य वस्तुओं का अदल बदल होता है तथा प्रत्येक पक्ष जो कुछ त्यागने को तैयार होता है वह इसे क्रय करने का साधन होता है। दूरी समस्या। सिजविक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशिष्ट सिद्धांत की आवश्यकता साधनों की अपूर्ण गतिशीलता के कारण नहीं है अपितु दूरी के कारण है। वे लिखते हैं कि दूरी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को अधिक महंगा बना देती है। जैसे लाहौर से अमृतसर सस्ता व्यापार हो सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी महंगा व्यापार हो सकता है, क्योंकि दोनों के मध्य दूरी का अंतर पाया जाता है, यानी जितनी ज्यादा दूरी उतना व्यापार ज्यादा महंगा। ओहलिन के अनुसार परिवहन लागतें अंतरक्षेत्रीय व्यापार में न केवल बाधक ही होती हैं बल्कि इसकी दिशा व कुछ सीमा तक इसके प्रभाव को भी परिवर्तित कर देती हैं। दोनों प्रकार के व्यापार का समान आधार यानी समान सिद्धांत। कौन से सिद्धांत समान होते हैं? उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना और दूसरा अधिक पूर्ति से कम पूर्ति वाले स्थानों की ओर वस्तुओं का चलन करना, क्योंकि कम पूर्ति वाले स्थान पर क्या होगा, लाभ अधिक होगा। स्वैच्छिक आर्थिक सौदे। साम्य निर्धारक शर्तें सम्मान। एजवर्थ के अनुसार व्यापार के दोनों ही वर्गों घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय के लिए साम्य निर्धारण करने वाली शर्तें समान है। अंतर केवल यह है कि घरेलू व्यापार में 1 अथवा 2 समीकरण अधिक होती हैं, पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं।
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु पृथक सिद्धांत आवश्यक, क्योंकि राष्ट्र के भीतर उत्पादक साधन पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं जबकि राष्ट्रों के मध्य अगतिशील होते हैं। इन्होंने कहा एक ही सिद्धांत को भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ओहोलिन ने अपनी पुस्तक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु पृथक सिद्धांत आवश्यक नहीं बताया। कारण बताया, समस्त क्षेत्रों में राष्ट्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्षेत्रों से। लगान सिद्धांत में दूरी का जिक्र है जबकि कीमत के सामान्य सिद्धांत में दूरी का जिक्र नहीं है। यह बाजार सिद्धांत है अर्थात स्थानिक बाजार के अस्तित्व पर आधारित है। प्रोफेसर ओहोलिन के अनुसार भौगोलिक कीमत अंतरों अर्थात उद्योग की अवस्थिति को स्पष्ट करने हेतु एक बाजार सिद्धांत को निश्चित ही अधिक ढांचे की आवश्यकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत अकेला अपर्याप्त है क्योंकि अवस्थिति राष्ट्रों के भीतर कीमत निर्धारण से संबंधित है। प्रोफेसर जॉन टिनबर्जन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत बहुत से पहलुओं को दर्शाने वाली स्थितियों व समस्याओं पर प्रकाश डालने वाली प्रमेयों का विस्तृत ढांचा है। प्रोफेसर ओहोलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले घटक अंतरक्षेत्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले घटकों से कहीं अधिक व बहुपक्षीय हैं। उसके अनुसार अंतरक्षेत्रीय व्यापार को शासित करने वाले घटकों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करने वाले घटक संख्या में कहीं अधिक हैं, बहुपक्षीय हैं एवं उन्हें परिशुद्ध शब्दावली में वर्णन करना अधिक कठिन है। प्रोफेसर स्केमल के अनुसार हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन मेलोरी के एवरेस्ट पर चढ़ने की भांति इसलिए करते हैं कि यह मौजूद है। विगत वर्षों में अर्थशास्त्र की किसी दूसरी शाखा पर इतना अधिक काम नहीं हुआ जितना अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हुआ है। अतः इन सभी चीजों को देखने से हम किस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि वर्तमान मांग के अनुसार अधिक जटिल परिस्थितियों वाले विश्लेषण को स्पष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पृथक विषय के रूप में अध्ययन उचित दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू व्यापार में पारस्परिक निर्भरता। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस अर्थ में आत्मनिर्भर हो कि वह अपने देश के निवासियों द्वारा उपभोग करने के लिए सभी वस्तुओं का किफायती ढंग से उत्पादन कर सकता हो। यहाँ तक कि विश्व के शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस भी खुशहाल स्थिति में नहीं है। वे भी चाय, रबर, कॉफी, टिन, निकल, जूट आदि का आयात अन्य स्थानों से करते हैं। इंग्लैंड भी चीनी, चाय, कपास, तंबाकू, मसाला, मांस, सिल्क आदि का भारी मात्रा में आयात करता है। फ्रांस कोयले का भारी मात्रा में आयात करता है क्योंकि उसके देश में घटिया किस्म का कोयला उपलब्ध है। इसी प्रकार जर्मनी और जापान को कच्चा लोहा आयात करना पड़ता है। घरेलू और विदेशी व्यापार संयुक्त रूप से सदियों से विभिन्न देशों के उद्योगों एवं उपभोक्ताओं की जरूरतों की पूर्ति करते रहे हैं। विदेशी व्यापार सदियों से ज्ञान, विज्ञान एवं संस्कृति के वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार विदेशी प्रतिबंध दूसरे देश के उद्योगों में लगे लोगों के रोजगार एवं क्रय शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इसका प्रभाव प्रतिबंध लगाने वाले देश पर भी पड़ता है। इस प्रकार वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के दौर में विश्व की अर्थव्यवस्था किसी एक देश के क्रियाकलाप से भी प्रभावित हो जाती है। विकसित एवं आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश कम प्रभावित होते हैं किंतु विकासशील और कमजोर देश अधिक प्रभावित होते हैं। विदेशी व्यापार के कारण श्रम विभाजन से उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि होती है उसमें ह्रास होता है। जो उद्योग विकसित होकर भी कच्चे माल तथा टेक्नोलॉजी के लिए विदेश पर निर्भर हैं उनके विकास में प्रतिबंध के कारण स्थिरता या स्थिरता आ जाती है। विदेशी व्यापार पर निर्भरता की सीमा भिन्न भिन्न देशों के लिए भी भिन्न भिन्न है किंतु सभी कम या अधिक किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्तमान में सप्लाई चेन ग्लोबलाइजेशन पर निर्भर करती है। कोविड-19 में इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको अंतरराष्ट्रीय व अंतरक्षेत्रीय या घरेलू व्यापार सिद्धांत में अंतर समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।